नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एक्सीलेंट डेस्क वर्क, जिसमें से हमने अभी तक मॉडल नंबर 1 और 2 और 3 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 4 को हल बड़े ही इजी और मस्त तरीके से, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीक से समझेंगे, वो भी बिना किसी रटे के। और साथ में अगर अगर इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा साथी है जिसकी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर को आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको एक क्वेश्चन भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी की सभी डिटेल से समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है प्यारे साथियों। मुश्किल आए तो मुश्किल, घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, टाइम कम है, पेपर नज़दीक आ गए हैं, लेकिन हमें हर एक एक मिनट तक लड़ना है, अर्थात मुश्किलों से घबराना नहीं है। और प्यारे साथियों, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्त और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्त और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ जाती है। तो प्यारे साथियों, हमें हर एक लास्ट क्षण तक, जब तक हमारे पेपर ना हो तब तक हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम बिल कम समय में अच्छी मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी, आपकी हर समस्या में साथ रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता हो, कमेंट कर देना, हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि इसने कहा है कि 12, 21, 15 का क्या ज्ञात कीजिए, मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझते हैं पहले मैसे और लैसे क्या होता है। मैसे किसको बोलते हैं? महत्तम समापवर्ती। और लैसे क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, बात करें, देखिए आज हम मैसे और लैसे की बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखो 12, 21, 15 है। देखिए 12, 21 और 15 का क्या ज्ञात करना है? एक तो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर 12 को लिख लो और 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 का भागदार है। 2 का भाग दिया 6, वापिस 2 का भाग दिया 3, वापिस अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। प्यारे साथियों, बेसिक से डिटेल से वीडियो डाली गई है चैनल पर, लेकिन टाइम कम है, फिर भी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर आपको 21 को लेना है और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड करनी है ऐसे। अब देखो 21 में हमें पता चला कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई। तो 3 का भाग दिया, 3 सता 21, फिर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणा 7। ठीक है, इसी तरह आगे क्या है? 15 है, और 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का करेंगे तो क्या आएगा? देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, देखते हैं, लेकिन 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। तो 3 का देंगे तो 3 पंजा 15, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, क्या आ गया? 3 गुणा 5, ये आ गया ना। बस अगर आपने यहीं तक कर लिया तो प्यारे साथियों, आगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप अभाज्य गुण करना जानते हैं तो एलसीएम से ज्ञात करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए लैसे की बात करती हैं। लैसे क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। इसने बोला है कि मैसे और लैसे ज्ञात करो। पहले मैसे ज्ञात करती है, क्योंकि पहले मैसे दिया है, तो मैसे ज्ञात करती है। मैसे होता है एचसीएफ, इसको इंग्लिश में बोलती हैं एचसीएफ, जिसे कहती हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में ये बताओ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक बात बताओ, इसके अगर लास्ट में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अब एक बात बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको कहते हैं, कॉमन होता है जो तीनों में कॉमन हो, एक सी संख्या वाले को बोलते हैं कॉमन। हाईएस्ट बड़ी सी बड़ी संख्या जो कॉमन हो। तो देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या, अब आप कहेंगे कि सर 1 भी तो कॉमन है, लेकिन 1 से बड़ी तो 3 भी है, 3 कॉमन है। तो हाईएस्ट कौन सी है? 3 है, जो कि कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह लैसे, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम।
एलसीएम देखो, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम होता है लोरेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है छोटी सी छोटी, लोरेस्ट होता है छोटी सी छोटी कॉमन होना, वो भी ले लो। कहने का मतलब दो को, ये जितनी भी संख्या ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 और 36 आ गया। और फिर आगे 5 3 15, 15 7 105 और 36 को 105 से गुणा कर देना। ठीक है, 105 है, 105 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 420। एक मिनट देखते हैं एक बार करके। देखिए तो प्यारे साथियों, लेस से होता है एलसीएम। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखना कि देखिए लघुत्तम समापत्ति होता है लोरेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले उसमें वो देखो तो छोटा सा छोटा कॉमन हो वो भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बात याद किया करो, जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिया जाएगा। ठीक है, तीनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिया जाएगा, अर्थात 3। यहाँ पे और क्या बच गया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया और गुणा 5 बच गया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 साती 12 साती कितना होता है, 12 साती 84, 84 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 420, 420 आ जाएगा। ठीक है, ये 420 आ गया। तो देखो एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम 420 हो गया। तो देखो कौन से ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 और 420। प्यारे साथियों डिटेल से समझाया है, अगर आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है तो भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है ऐसे बहुपद जिनके शून्य केवल -3 तथा 4 है की घात है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है ऐसे बहुपद जिनके शून्य केवल -3 तथा 4 है की घात ज्ञात करना। एक बात बताओ, हम जानते हैं कि कोई बहुपद है जैसे कि x² + 3x + 5, ये कोई बहुपद है। देखो अगर इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2। इस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी ना, जितनी अधिकतम घात होगी, इस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी वही उनके शून्यकों की संख्या होगी, कहने का मतलब इसमें अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। तो अब एक बात बताओ, इसने दिया गया -3 और 4। अब देखो -3 और 4, 2 शून्य का ना 1 और 2, 2 शून्य का नहीं, इसका मतलब ये 2 घात वाला बहुपद होगा। तो कितनी घात वाला हो जाएगा, 2 घात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक ज्ञात करो। देखो बहुलक ज्ञात करना हो प्यारे साथियों, क्या करना होता है, बहुलक ज्ञात करना होता है तो आपको ये देखना होता है कौन सी संख्या बार बार आई है। कितनी ज़्यादा बार जो संख्या आई है वही उसका बहुलक होता है, अर्थात जितनी ज़्यादा बार उसकी बारंबारता होगी ना, बारंबारता। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है, देखो 4 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 सबसे ज़्यादा बार आया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 है और हल क्या दिया गया है, असंगत है। असंगत है इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर हल असंगत है इसका मतलब क्या होता है, समांतर होता है। चलिए समझते हैं, डिटेल से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले 2 समीकरण दिया वो लिख लेता हूँ, x + 2y और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 5x + ky + 7 = 0। ये 2 इक्वेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात बताऊं, अगर किसी रैखिक समीकरण का हल असंगत हो तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, वो समांतर रेखा कहलाती है। अगर समांतर रेखा हो, ठीक है, समांतर रेखा हो तो उसका हल क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 c2 के। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पहली वाली समीकरण है, इसका गुणक a1, ठीक है, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ठीक है, ये b1 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा। ये c1 यहाँ पे कुछ है नहीं तो c1 का मान 0 और ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा।
इस तरह a1 का मान कितना है, x का गुणांक देखो, x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर क्या है a2 का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 5 बराबर b1 का गुणांक कितना है 2 और b2 का गुणांक क्या है y, b2 का गुणांक क्या है y, क्या है k। तो ये तो बराबर है नहीं, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो आंसर नंबर 10 हो जाएगा। 10 देखो कौन से ऑप्शन में है, 10 ये देखो ऑप्शन नंबर द क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बड़ी ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई श्रेणी 2 5/2 एपी है तो इसका तीनवा पद ज्ञात करना है। तीनवा पद ज्ञात करना है, सबसे पहले ये बताओ, अगर तीनवा पद ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है a+2d, a+2d हो जाता है ना इसका। हम जानते हैं क्योंकि फार्मूला क्या होता है, अन्वय पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है a+n-1 × d, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे n का मान क्या दिया गया है 3, तो 3 में से एक जाएगा 2d, तो डायरेक्ट हमने सीख रखा है, अगर 3 बोले तो a घटा के लिख देना a+2d, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में चल रही है क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो वहाँ पे टाइम भी कम लेना है हमको, क्योंकि वरना पेपर भी रह जाएगा, टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे एपी क्या दिया गया है, एपी दिया गया है 2 और 5/2, तो देखो एपी दिया गया है 2 और 5/2। वैसे तो एपी में 3 मान दिए होने चाहिए, अन्यथा वो एपी नहीं होती है, लेकिन इसने बोल रखा है साफ साफ कि एपी है, आगे वाला खुद बोल रहा है कि एपी है, तो हमने तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, प्रथम पद 2 है, और a2 का डी का मान क्या है, डी होता है सारवंतर। सारवंतर किसे कहते हैं, a2 - a1, a2 - a1 करो, a2 कितना है 5/2, ये a2 होता है, ये a1 होता है, ठीक है। a2 में से a1 घटाओ कितना हो जाएगा 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 का 2 में भाग दिया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस का माइनस, 1 का 2 में भाग दिया 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, कितना आ गया 1/2। तो देखो डी का मान कितना आ गया 1/2, ए का मान 2 आ गया। फार्मूला हमारे पास है, तो इसमें देखो ए का मान रख दो और डी का मान रख दो। ए का मान आया था, देखो यहाँ पे a3 = ए का मान था 2 प्लस 2 × डी का मान कितना आया था 1/2, 2 से 2 कट गया, a3 का मान कितना आ गया 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 से, ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहना। बिल्कुल आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ के बारे में नॉलेज है तो आप हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चित्र में डी ई समांतर है BC की, इसमें बोला है कि जो DE ये वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। आगे कहता है कि यदि AB/DB 3/2 है तो AE 2.7 सेमी है तो EC बराबर है। तो यहाँ से देखना पहले से इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर नहीं आ रहा है। देखना यहाँ पे दिया गया है इसने AB/DB 3/2। हम जानते हैं कि AD/DB किसके बराबर होता है, AE/EC के। हम क्या जानते हैं, ये वाली देखो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। तो AD/DB किसके बराबर होगी, AE/EC के। लेकिन यहाँ पे AD न देकर AB दिया गया है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे मेरे हिसाब से AD होगा, AD कर लेना, ठीक है। अगर आपकी बुक में अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेस्क में थोड़ा सा तक मेरे हिसाब से मिस्टेक है, लेकिन और भी देख लेंगे, इसको आप देख लेना। AD है, AD कितना दिया गया है, इसे मान लो AD है, ठीक है। AD कितना है 3/2, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, बराबर है तो बराबर। AC का मान, AE का मान दिया गया हमें, ये किसका मान है AE का 2.7। तो देखो AE कहाँ पे है, ये AE है, ठीक है। AE का मान कितना है 2.7 और यहाँ पे क्या है EC, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला पद ज्ञात करना है, यही बोला है। देखो EC ज्ञात करो, इसने बोला है EC ज्ञात करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को EC से गुणा करेंगे 3 EC, 2 को इससे गुणा करेंगे 27 दूनी 54, 5.4 आ जाएगा। 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8। तो EC का मान क्या हो जाएगा 1.8।
तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे न तो ऑप्शन मिल रहा है न थोड़ी यहाँ पे ए बी की जगह ये रखा है, ठीक है। तो यहाँ से सही नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमने तरीका कराया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु ए 4, बी तथा बी 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले इसने क्या कहा है वो लिख लेते हैं। इसने कहा है कि यदि बिंदु ए और बी कोई दो बिंदु है, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक कोई दो बिंदु है, जिसका एक इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इसे नाम दिया गया है 4, पी, और इसे नाम क्या दिया गया, बी का मान दिया गया 1, 0, ठीक है। और इन्हीं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, 5 इकाई दी गई है, आगे कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। 5 इकाई है, ठीक है, लिख ली। इसने कहा है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, बीच की लंबाई दी गई है। तो अब हम जानते हैं, अगर बीच इसने क्या पूछा है, पी का मान पूछा है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए बी है तो ए बी ले लूँगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। आप जानते भी हैं। अब चलिए यहाँ पे ए बी अर्थात ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, लिख लेता हूँ। ये क्या होता है, आपका पहले दिया होता है वो x1 होता है, और इसमें जो पहले दिया होता है वो x2 होता है। इसमें पहले दिया होता है वो y1 होता है, इसे y2 होता है, ये हम जानते भी है। तो यहाँ से देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1 में से 4 घटाएंगे, x1 की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है p। तो इसको हल करते हैं, 5 है, ठीक हो। 1 में से 4 गया, माइनस का 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। प्लस में यहाँ पे माइनस की p का स्क्वायर है, तो माइनस की p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाता है। अगर कोई भी स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है उसका स्क्वायर करने में। ऊपर क्या है, अंडर रूट। अगर देखो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इस साइड का अंडर रूट, यहाँ पे देखो क्या आया था, वापस लिख देता हूँ मैं, 9 प्लस p आया था, और यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा और इस साइड अंडर रूट लग जाएगा। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक करी, देखो यहाँ पे 5 था, दोनों ओर वर्ग किया तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों ओर वर्ग करें तो 5 का स्क्वायर 25, और किसी भी अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, 9 प्लस p आएगा, तो 9 प्लस p स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्योंकि p स्क्वायर था, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16 है, और बराबर में क्या चल रहा है, p स्क्वायर। अब देखिए 16 बराबर p स्क्वायर है तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और 16 किसका अंडर रूट होता है, आप कहेंगे 4 का। तो देखिए अंडर रूट में जब वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस की निकलती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ बात करें दूरी की, अगर दूरी ज्ञात करनी होती तो हमेशा याद रखना कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि दूरी हम ये कह सकते हैं कि आप ये मानो कि आप कोई अंकित हो, तो ये मानो कि अंकित, मैं कहूँ कि अंकित -5 किलोमीटर चला, इसका क्या मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक। अगर बात करें निर्देशांक की, जब तो हम प्लस माइनस में बोल सकते हैं, अगर कहीं भी दूरी आई तो वो प्लस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देशांक की बात चल रही थी, क्योंकि p क्या है, निर्देशांक, और p का मान पूछा था, तो क्या आ जाएगा, +/4, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप इसे आसानी से समझ लिया है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि cos A बराबर √3/2 है तो a का मान किसके बराबर होगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आप अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से याद की हुई है तो बिल्कुल आसान है। cos A √3/2 है, ये बताओ कि cos किसकी वैल्यू √3/2 होती है, किसकी वैल्यू होती है। अब आप जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ी है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। a का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, बिल्कुल आसान है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई 1:√3
3 का अनुपात है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो चलिए समझते हैं, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक सीधी खड़ी छड़ है, एक सीधी खड़ी छड़ है, ये कोई सीधी खड़ी छड़ है, ठीक है। लंबाई, ये सीधी खड़ी छड़ की लंबाई बोल रहा है, ठीक है। और उसकी परछाई, उसकी परछाई कौन सी होती है, ये छड़ है तो उसकी परछाई कहाँ पे गिरेगी, ये उसकी परछाई है ना। देखो ये अगर कोई छड़ है तो उसकी परछाई यहाँ पे गिरेगी ना। मान लो कि यहाँ से सूरज की मैं टॉर्च दूंगा तो परछाई ऐसे गिरेगी नहीं, कभी देख लेना। और वो ऐसे एंगल बनाती है परछाई, ठीक है, ऐसे बनाती है। तो देखो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, फिर भी आप समझ लेना, ठीक है। इसे कोई नाम दे देते हैं ए बी सी। इसने कहा वे इसके अकॉर्डिंग चला, और इसने कहा है कि जो लंबाई है, जो लंबाई पहले आई है तो लंबाई का मान 1 है, तो लंबाई ये देखो छड़ की लंबाई तो 1 है, और उसकी परछाई का अनुपात कितना है, √3। तो परछाई तो ये है तो √3 लिख लो, ठीक है। और इसने कहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, ये थीटा कोण ज्ञात करना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, लाल बटा कक्का से हम जानते हैं लंब और आधार में रिलेशन होता है लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब का मान हम जानते हैं 1, आधार का मान कितना है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक है। और जो थीटा के सामने वाली जो कोण होता है ना, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कराती है, और ये जो आडी रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और जो नीचे बच गया उसे बोलते हैं आधार। ये तो आप सब जानते होंगे क्योंकि छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, और टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। 1/√3 किस टेन की वैल्यू होती है, टेन 60 का मान तो √3 होता है, तो ये किसका वैल्यू होता है, टेन 30 की। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/√3 है, वो टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की होती है, तो थीटा का मान 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है पहले साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि माध्यिका और माध्य का अंतर 12 हो तो बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। इसने कहा है, देखिए माध्यिका और माध्य का अंतर कितना है। इसने कहा है माध्यिका अंतर होता है माइनस, ठीक है। माध्यिका और माध्य का अंतर कितना दिया गया है, 12, ठीक। आगे क्या दिया गया है, 12 हो तो बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है, बहुलक और माइनस से माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है। इसका अंतर क्या होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब देखना कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमने एक फार्मूला हम जानते हैं, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि अगर हमने पढ़ा है कि तीन माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुलक किसके बराबर होता है, अगर 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटाएं तो बहुलक प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मालूम है, अगर यहाँ से मैं माध्य की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मेरे पास बहुलक निकल के आ जाएगा। चलिए रखते हैं, यहाँ से सबसे पहले देखो बहुलक ऐसे का ऐसा, ये 3 माध्यिका है ना, ये प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। फिर देखो ये माइनस का भी है तो दोनों माइनस का इधर जाएगा तो ये तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और 2 भी क्या है, गुणा में है तो इधर जाएगा तो इन दोनों के भाग में चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इनके भाग में चला जाएगा। अब देखो माध्य की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है, बहुलक प्लस माइनस बहुलक प्लस 3 माध्यिका बटे 2। तो माध्यिका है, माध्यिका रख देते हैं।
देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो एक बार मैं इसको 2 ही रहने देता हूँ, ये 2 नीचे नहीं लेके आता हूँ। तो यहाँ पे 2 माध्य है ना, 2 माध्य है ना, तो यहाँ पे 2 का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा ना। देखो एक काम करो, यहाँ पे 2 माध्य है ना, तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा तो हल कर सकते हैं। इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से गुणा कर दो, फिर 2 माध्य की वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर समीकरण के दोनों साइड हम समान संख्या से वैल्यू करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समान मान से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 माध्य का मान क्या रखते हैं, देखो 2 माध्य का, समीकरण 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 माध्य का था, माइनस है, माइनस 2 माध्य, 2 माध्य का मान कितना है, 3 माध्य का, 3 माध्य का, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का बहुलक, और बराबर में क्या है, 12 दूनी 24। देखो 3 माध्यिका में से 2 माध्यिका जाएगी तो 1 माध्यिका बचेगी, क्या बचेगी, माध्यिका, वो भी किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, और प्लस का बहुलक बचेगा, प्लस का बहुलक बचेगा, बराबर में 24, क्या हो जाएगा। तो एक बात बताओ, माइनस प्लस आगे पीछे लिख सकता हूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ ना, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका कितना आ जाएगा, 24, अर्थात बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना आ गया, 24, और यही ज्ञात करना था, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना हो जाएगा, 24। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ी चीज़ें आपको ज्ञान होनी चाहिए कि अगर किस में से किसको घटाएं तो बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है। एक दो चीज़ों को थोड़ा अगर फिर भी नहीं पता तो आप यहाँ से समझ लेना, उनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो कितना आया था, 24 आया था। 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसने कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। इसने कहा है एक वृत्त के केंद्र से, कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, ये मान लो 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु Q, 13, ठीक है, कोई बिंदु Q है, इसका नाम दिया गया है, इसका बिंदु का नाम मान लो O, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु कोई Q है, उस Q से इस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लो कि इस बिंदु से यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, ठीक है, और जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वो वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। जो स्पर्श रेखा खींची जाती है सब, जिसकी PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और ये Q है और इसका नाम दिया गया PQ, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से लंबाई कितनी थी, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला गया था किसी केंद्र से कोई Q तक 13 सेंटीमीटर की, कोई बिंदु Q क्या है, 13 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। और हमें ज्ञात क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर ये वाली त्रिज्या ज्ञात करनी है, OP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो इंग्लिश में लिख देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, लंब है हमें नहीं पता, OP है तो OP लिख देते हैं, ठीक है, OP का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। 144 इधर आएगा तो माइनस का 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि सर 25 बचेगा, तो 25 बराबर OP स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 25 बराबर OP स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, और 25 का अंडरूट क्या होता है 5, तो OP की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है 5, और OP जो किया क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़े बड़े आसान क्वेश्चन है, मस्त मजा आ रहा है आज क्वेश्चन समझाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि 3 घनों की कोर क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी इससे बनने वाला एक घन की भुजा। देखो कोई 3 घन है, एक घन की सेंटीमीटर, घन हम जानते हैं घन की भुजा बराबर होती है। देखो अगर एक घन की भुजा दे रखी है 3 सेमी, दूसरे घन की भुजा 4 सेमी है और तीसरे घन की भुजा 5 सेमी है। इन तीनों घनों को आपस में मिला कि एक नया घन बनाया जाता है। तो जो नया घन बनता है उसकी भुजा का मान बताना है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सबसे पहले देखो घन, अगर ऐसे कहा जाए ना कि 3 घन है, ठीक है। घन कैसे होते हैं, 3 घन है और उसको क्या करना है, 3 घन को मिलाकर नए घन बनाए जाते हैं। तो उसको आपको आयतन ज्ञात करना है। घन क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, घन किस प्रकार के होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आप जानते भी हैं। तो देखिए घन हमें कितना दिया गया है, मान, घन का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो देखो भुजा क्यूब होता है। एक बात बताओ, जो इन तीनों का आयतन आएगा और जो इन तीनों के आयतन का योग ही क्या होगा, जो आगे वाले की भुजा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इन तीनों का आयतन निकालते हैं, उनका योग करते हैं। तो देखिए तीनों का आयतन, इसका भी भुजा का क्यूब और इसका भी भुजा का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यूब करो प्लस 4 का क्यूब करो प्लस 5 का क्यूब करो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इनको जोड़ो कितना होता है, चलिए जोड़ते हैं। 5 4 9 और 9 7 16 का 1, ठीक है। 2 और 2 4 और 6 10 और 11 और 1 2 216 हो जाएगा, ठीक है। 216 किसका आ गया, अगर हम तीनों घन का आयतन निकाले उनको जोड़े तो 216 आ गया। इसने कहा है कि इन तीनों घन को मिलाकर एक नया घन बनता है, उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, भुजा ज्ञात करनी है। तो तीनों घनों का आयतन इतना आया, तो हम जानते हैं आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ से क्यूब बताएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक है। देखो 216 का क्यूब रूट, तो 216 किसकी क्यूब होता है, आप कहेंगे कि सर 6 का होता है, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो यहाँ पे भुजा का मान क्या निकल के आ जाता है 6। आपको प्यारे साथियों क्यूब और स्क्वायर दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि अब आप कक्षा 10 में हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर चलते हैं। इसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है इसमें। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और वृत्त के, इसमें आपको पहले जो चाप का क्षेत्रफल होता है, जो उसके चाप की लंबाई का मान और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग, उसको अनुपात लेना है और वहाँ से आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, तो आई होप कि आप इसे आप खुद कर लेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, जो चाप की त्रिज्यखंड की जो चाप का लंबाई होता है उसका अनुपात और जो वृत्त का चाप का लंबाई होता है, उस दोनों को क्षेत्रफल को आपस में अनुपात में कर लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने पर क्या प्रायिकता होती है, प्रायिकता ज्ञात करनी। एक बात बताओ कि पासा क्या होता है, पासा जानते हो आप, मैं पासा बता रहा हूँ, अगर आप जानते नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मेरे समझाने का। पासा क्या होता है, पासा वह होता है जब आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो उसके अंदर जो पासा होता है उसमें 6 होता है। तो देखो जब पासे को उछाला जाता है क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये इतनी घटना घटित हो सकती है, ठीक है। और प्रायिकता का फार्मूला होता है जो घटना घटित हो, ठीक है। एक तो होता है कुल घटना और अनुकूल घटना, ये होता है, ठीक है। एक बात बताओ, इसने कहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या, अगर मैं एक पासे को उछालूं तो 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता है। 4 से बड़ा कौन कौन से अंक है, 5 और 6, कितने अंक है, 2 अंक है, और टोटल कितने अंक है, 6 अंक है। तो 2 एकम 2, 2 तिये
6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा जिसमें d 7 है तथा 22वां पद 149 है। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? अन देखो, प्रथम 22 पदों का योग किसे कहते हैं? एस अन को कहते हैं। यहाँ पे अन का मान दिया गया है 22, ठीक है, अर्थात एस 22 प्रथम 22 पदों का योग दिया गया है। योग क्या होगा? प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, ये पूछा है। आगे कहता है जिसमें d बराबर दिया है 7, d का मान दिया गया है 7 और 22वां पद 149 है और 22वां पद भी बताया गया है। 22वां पद कितना दिया है? 149 है। ये चीज़ दी गई है। चलिए ज्ञात करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखना। अगर आपको पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपके पास दो फार्मूले होते हैं एस एन का, ठीक है, आप जानते हैं। एस एन के कितने फार्मूले होते हैं? एस एन के दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला क्या होता है एस एन का? होता है आपके पास n/2 और a प्लस an। अगर आपको इस फार्मूले की सभी वैल्यू दी गई है तो आप इस फार्मूले से एस एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या देखते हैं, ज्ञात होता है क्या। उससे पहले देखो क्या सभी वैल्यू है हमारे पास? n की वैल्यू भी है और a की वैल्यू है क्या? a की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो S22 का योग दिया गया हमें, S22वां पद ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करते हैं? a प्लस 21d ज्ञात करते हैं। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, अगर 22वां पद ज्ञात करना है उसे एक घटा के लिख दो, ठीक है, पूरा फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। S22वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ से देखिए S22 का वैल्यू तो हमें दिया गया कितना है? S22 का 22वां पद का योग कितना दिया गया? 149। तो यहाँ पे तो 149 लिख देता हूँ। a प्लस 21 d का मान कितना दिया गया है? 7, और 21 गुना 7 कितना होता है? 21 गुना 7 होता है 147, और ये प्लस का 147 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 149 में से 147 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाता है? 2। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया, एस एन का मान है, तो अब इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। a का मान कितना आ गया? 2। अब चलिए निकालते हैं। ठीक है, एस एन का योग कितना दिया गया? अब आप ये बताओ, हमें ज्ञात क्या करना है? S22 पदों का योग ज्ञात करना है, और n का मान कितना किया है? 22/2 इंटू a का मान अभी ज्ञात किया है, प्लस an की वैल्यू क्या है? a कितना आया है? an का मान दिया गया हमें 149, 22वां पद दिया गया, इसका मतलब an की वैल्यू दी गई है, ठीक है, हमें पता है ना। तो देखो 149 दिया गया, 149 2 का भाग दिया 11, 2 और 149 कितना होता है? 151। 151 को 11 से गुणा किया तो क्या आएगा? 1661, और 1661 देखो कौन से ऑप्शन में है? 1661 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हमने यहाँ तक 15 तक पार्ट को बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन किया। थोड़ी आपको स्पीड ज़्यादा लगी हो तो प्लीज़ वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ी सॉल्यूशन कर लेना, थोड़ी स्पीड को कम कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके और मेरे बीच में समझने को सिर्फ एक लाइक और कमेंट है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो पास से बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल पेपर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।